Hello everyone, this is a video of Rigid Body Dynamics and in this video we are going to talk about जो कि बहुत ही बार पूछा गया है जेई में, वो है कंपैरिजन की किसको कितना समय लगेगा, किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी इंक्लाइंड प्लेन वाले सवालों में। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस सवालों को बात करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात यह है, जो हमें कंपेयर करने होते हैं वो होता है रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। रिंग का होता है 2mr² बाई 2। वैसे mr² आपको याद है, पर 2mr² बाई 2 लिखा। देख जाएगा क्यों लिख रहा हूँ। इसका हो गया 2mr² बाई 3, इसका हो गया 2mr² बाई 4 और इसका हो गया 2mr² बाय 5। तो यू कैन नोटिस कि कई बार सवाल इस पे भी आ सकता है कि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, फिर हॉलो स्फीयर का, फिर डिस्क का और फिर सॉलिड स्फीयर का होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी आपको याद होनी चाहिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है। उसके अलावा आपको क्या याद होना चाहिए? उसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे जो सफिशिएंटली रफ है मतलब रोलिंग हो रही है, उस केस में जब हम जब हमारा कोई भी बॉडी है उसको हम गिराते हैं तो उसमें याद रखिएगा, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, उसमें हमेशा फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगता है। अगर सफिशिएंट रफ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सफिशिएंट रफ वाले सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, रोलिंग वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो रोलिंग में फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगता है और इसमें जो इसका एक्सिलरेशन आता है वो हमें याद रखना है। एक्सिलरेशन की वैल्यू आती है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i बाय mr², और जो फ्रिक्शन जो ऊपर लग रहा होता है उसकी वैल्यू आती है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr² बाई आई। तो ये बस इतना याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, तो सारे कंपेयर वाले प्रॉब्लम बिना कैलकुलेशन के आप सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं एक सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के सवाल आएंगे और हम कैसे उसको डील करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और उसमें इंक्लाइन प्लेन पे वो बोलता है कि सेम हाइट से, सेम मास के रिंग को एक बार छोड़ा गया, एक बार हॉलो स्फीयर को छोड़ा गया, एक बार डिस्क को छोड़ा गया, एक बार सॉलिड स्फीयर को छोड़ा गया। तो इनमें कई चीज़ों में ऑर्डर लिखने होते हैं कि किस में कैसा समय लगेगा, क्या लगेगा, अलग अलग चीज़ों के ऑर्डर लिखने होते हैं। सेम हाइट से छोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है, और सेम मास है सबका, सेम मास है, ये दिया हुआ है। तो सेम मास के रिंग, सेम मास का हॉलो स्फीयर, सेम मास का डिस्क, सेम मास का सॉलिड स्फीयर, सेम हाइट से सेम इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा गया है। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये सफिशिएंटली रफ है, यानी सफिशिएंटली रफ है, इसका मतलब है सब रोल करेंगे। अब उसमें पूछता है, सबसे पहला इसमें पूछता है कि हमें लिखना है ऑर्डर ऑफ टाइम किसको ज़्यादा लगा, क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ टाइम। तो ऑर्डर ऑफ टाइम की अगर बात की जाए तो हमें पता है कि टाइम जो लगेगा वो सबको डिस्टेंस सेम ही चलनी है, तो जिसका एक्सिलरेशन ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। तो हम अपने देखते हैं कि यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जिसका आई ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका आई ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और आई ज़्यादा है रिंग का, तो रिंग का एक्सेलरेशन कम होगा तो रिंग को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम का ऑर्डर हमें लिखना है तो रिंग का टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टी रिंग ज़्यादा है टी हॉलो स्फीयर से, टी डिस्क से और टी सॉलिड स्फीयर से। तो ऑर्डर ऑफ टाइम आ गया। और क्या पूछ सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन का ऑर्डर देख लें क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर फ्रिक्शन स्टैटिक है
तो वर्क डन हर बाय सब में ज़ीरो ही होगा, तो वर्क डन सब में ज़ीरो होगा। तो वर्क डन इन केस ऑफ रिंग बराबर वर्क डन इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर बराबर वर्क डन इन केस ऑफ डिस्क बराबर वर्क डन इन केस ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। सब में वर्क डन ज़ीरो होगा। और क्या पूछ सकता है? और पूछा उसने वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन किस में होगा? ग्रेविटी का वर्क डन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में सब में सेम फोर्स लग रहा है और सब में सेम डिस्प्लेसमेंट चला है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सब में सेम आएगा। तो इसका आंसर होगा वर्क डन बाय इन रिंग, वर्क डन इन होलो स्फीयर एंड वर्क डन इन डिस्क एंड वर्क डन इन सॉलिड स्फीयर सब में बराबर होगा। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है वो यहाँ पर हमसे ऑर्डर ऑफ स्पीड, ऑर्डर ऑफ स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड का ऑर्डर क्या होगा? तो स्पीड यानी स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, cm की स्पीड का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑब्वियसली सबने बराबर डिस्टेंस चली है। हम स्पीड को दो तरह से सोच सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो v इक्वल टू ए यू प्लस ए टी से देखते तो एक में a ज़्यादा है जिस रिंग में, और रिंग में a कम है और टाइम ज़्यादा है, तो ए टी से कन्फ्यूज़न होता। तो इट इज़ बेटर टू गो विथ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सब ने बराबर डिस्टेंस चली है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? स्पीड किसकी ज़्यादा होने वाली है? स्पीड उसकी ज़्यादा होने वाली है जिसका जिसका ए ज़्यादा होगा। तो ए हमें पता है सॉलिड स्फीयर का सबसे ज़्यादा था, तो स्पीड वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर ज़्यादा होगी डिस्क से, ज़्यादा होगी हॉलो स्फीयर से, ज़्यादा होगी रिंग से। ये स्पीड का ऑर्डर हो गया। और क्या पूछ सकता है? और क्या पूछ सकता है? अब वो पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। तो एम तो सबका सेम है, तो वी सी एम का जो ऑर्डर होगा वही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे तो वही आएगा जो वी का आया था, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? ये सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड स्फीयर की, फिर आर एच डी एस हमें याद रखना है, फिर डिस्क की, फिर हॉलो स्फीयर की, फिर रिंग की। फिर आएगा ऑर्डर ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का ऑर्डर पूछेगा, तो एंगुलर स्पीड का अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो उसमें क्या करना है? एंगुलर स्पीड का ऑर्डर पूछेगा तो हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। आर सबका हमने सेम ले रखा है, तो हमारे पास सेम टाइप एम और आर सेम ले रखा था, तो इसका वाला जो v का ऑर्डर होगा वही हमारा ओमेगा का ऑर्डर होगा, यानी s ग्रेटर देन d ग्रेटर देन h ग्रेटर देन r। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं बच्चे, इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें ये पता है कि हर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है, हर केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी हर केस में सेम आएगी। तो जिसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? रिंग की होगी, फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर की, फिर उसके बाद डिस्क की, फिर उसके बाद सॉलिड स्फीयर की। तो आपको यही सब तरह के सवाल आएंगे, तो आप कंपेयर कैसे करेंगे समझ में आना चाहिए आपको। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्डर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये ट्रिक देखिएगा कि कैसे हम इस सवालों को कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब एंगुलर मोमेंटम, ऑर्डर ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप कैसे सोचेंगे? ऑर्डर ऑफ एंगुलर मोमेंटम में अगर आप देखें तो और एंगुलर मोमेंटम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट सी एम एम, सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे ही सब ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है आई ओमेगा। अब देखते हैं आई किसका ज़्यादा था? आई सबसे ज़्यादा रिंग का था। ओमेगा किसका ज़्यादा था? ओमेगा किसका ज़्यादा था? ओमेगा अगर हम देखें तो ओमेगा हमारे अभी हमने नोटिस किया कि ओमेगा सबसे ज़्यादा सॉलिड स्फीयर का था। तो ओमेगा अगर सबसे ज़्यादा सॉलिड स्फीयर का था, रिंग का आई ज़्यादा है और रिंग का ओमेगा कम है, तो आई ओमेगा कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है।
लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से कंपेयर करने की कोशिश करें, एंगुलर मोमेंटम को L इज इक्वल टू आई ओमेगा ना लेकर L इज इक्वल टू हम लिखने की कोशिश करें, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा इनटू 2। आपने कहा ऐसे क्यों लिखा? तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसका ज़्यादा है, देखते हैं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रिंग का ज़्यादा है और ओमेगा रिंग का सबसे कम है। तो अगर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है ये रिंग के लिए ज़्यादा है और ओमेगा रिंग के लिए कम है, तो ये नंबर ओवरऑल रिंग के लिए, ये पूरा नंबर ओवरऑल रिंग के लिए ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमें दिख गया कि रिंग यहाँ जीत जाएगी, रिंग ग्रेटर देन हॉलो स्फीयर ग्रेटर देन डिस्क ग्रेटर देन सॉलिड स्फीयर आ गया। तो कई बार आपको थोड़े कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे, जिस तरह के मैंने सिखाया। अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, एक से दूसरे को आसानी से पहुंचा जा सकता है अगर कंपैरिजन वाले सवाल है। अब इन्हीं कंपैरिजन वाले सवालों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको जो बातें मैंने आपको कही वो याद रखिएगा और इस तरह से बिना कैलकुलेशन के आप आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हैप्पी लर्निंग।